अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और इस हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे हमारी तरह। अभी उस पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा तजस्सुस उसको बढ़ने देते हैं और एक्साइटमेंट को भी बढ़ने देते हैं। आज जो है ना, आज मैं सबसे पहले दोस्तों के हवाले से बात करूँगी, क्योंकि दोस्त हमारी ज़िंदगी का ना बहुत अहम और निहायत ही काबिल एतमाद इसासा होते हैं। दोस्ती वो रिश्ता है जो आप ख़ुद से सीखते हैं और ख़ुद उसके दायरे मुतय्यन करते हैं। बाकी तमाम रिश्तों में हमें मुआशरा समझाता है कि वो कैसे निभाने हैं, मगर दोस्ती वो वाहिद रिश्ता है जो हमें कोई नहीं सिखा पाता है। दोस्तों के संग हम ज़िंदगी के सबसे अहम फ़ैसले करते हैं और सबसे नायाब हम जो वक्त गुजारते हैं ना, वो भी अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं। दोस्तों ने मिलकर बहुत बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हुए होते हैं। दोस्तों के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू है और दोस्तों के दरमियान तय पाने वाले जो मामलात हैं, जितने बामयार होंगे उतना ही रिश्ता गहरा होता चला जाएगा। मगर अफसोस इस बात का है कि आजकल दोस्त मिलकर मुस्बत चीज़ों के बजाय मनफी चीज़ों में सरगर्म नज़र आते हैं। साथ बैठते हैं तो क्या होता है जी, सोशल मीडिया पर होने वाली जो अजीब मामलात हैं उन पर बहसो तकरार करते हैं, गालम गलोच से काम लेते हैं। इसके अलावा दोस्ती आजकल साथ मिलकर महज आउटिंग करने या फिर सिर्फ और सिर्फ गप्पे लगाने तक महदूद हो गई है, जबकि हकीकी मायनों में देखा जाए तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुलंद इक़दार की तरफ राग़िब करता है, उसकी ज़िंदगी में उसका साथ देता है, हंसी खुशी सब में उसके साथ साथ चलती है। मगर दोस्तों के दरमियान मुस्बत पहलू का होना बहुत ज़्यादा लाजिम है। इसलिए जब दोस्त आपस में वक्त गुजारे ना, तो बड़ा ज़रूरी है कि एक दूसरे की ज़हनी और माली हालात के बारे में दरियाफ्त करें। कोई मसला चल रहा है तो उसको ज़ेरे बहस लेकर हल की तरफ निकलें। एक दूसरे को सच्चाई, बहादुरी, इबादत गुजारी की दावत दें। एक दूसरे के मुस्तकबिल के मुताल्लिक बातचीत ज़रूर करें। ये सब चीज़ें अगर दोस्ती में नहीं होंगी ना, तो दोस्ती अच्छी और मयारी कभी भी नहीं होगी। इसीलिए दोस्त को सिर्फ वक्त गुजारने के लिए साथ नहीं होना चाहिए आपके, बल्कि दोस्त को एक बेहतरीन समाजी इक़दार की मुंतकली और परवरिश के लिए भी आपके साथ होना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। अगर उस दोस्त की वजह से आपकी ज़िंदगी किसी नेगेटिव वे में जा रही है, बुरे रास्ते में जा रही है, तो इसका मतलब वो दोस्त आपके लिए मुस्बत नहीं सोचता है और वो दोस्त आपका दोस्त नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके दोस्त आपके हैं भी हैं या नहीं हैं। वो मुखलिस हैं आपसे कि नहीं है, वो चाहते हैं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें या वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में पीछे जाएं। आप जो है ना वो तरक्की ना करें, बल्कि आप नाकामी का ही आपको सामना रहे अपनी ज़िंदगी में। वो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको नीचे धकेलना चाहते हैं। तो दोस्तों के बारे में ये चीज़ें जानिए कि आप जिनके ऊपर वक्त अपना सर्फ कर रहे हैं वो इसके काबिल हैं भी या नहीं हैं। तो दोस्तों का परखना भी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। तो जनाब, ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हम आगे चलते हैं और जनाब कुछ हिकमत के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हमने हल्दी के हवाले से बात करनी है कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे जो है जिनका हमें इल्म ही नहीं है। हल्दी आपको पता है घरों में यूज़ होती है, हंडिया में यूज़ होती है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल ना बाकायदगी से हमारे घरों में, हमारे खानों में हो रहा होता है, लेकिन उसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये हमें नहीं पता है। और इसको किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके तरीक़ा इस्तेमाल और कौन कौन से हो सकते हैं, उन पर भी हमने आज बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हाफ़िज़ फरहान हनीफ़ हकीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं। फरहान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, आज हल्दी के हवाले से हमने बात करनी है कि हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर खा रहे होते हैं अपने हंडिया में डाल के, लेकिन एज सच उसके फ़ायदों के बारे में मेरा ख्याल है कि नहीं जानते हैं लोग कि इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि हमारे लिए, हमारे निज़ाम इंहज़ाम के लिए या हमारे बाकी ओवरऑल बॉडी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये हल्दी जो है बेसिकली
आंतों की इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए दुनिया में इसका कोई भी जोड़ नहीं है। ठीक है। पहले तो हमारे आबाओ अजदाद ये कहते थे जब भी कोई चोट लग जानी तो इसे दूध में हल्दी मिला के दे दो, हाँ जी बिल्कुल, फौरी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज साइंस 3-4 साल पहले ये प्रूव कर चुकी है कि वाकई ही साइंस ने आज इसे प्रूव किया है, लेकिन हमारे बावजदाद तो सदियों से सिस्टम चलता आ रहा है। ठीक है, आज साइंस कहती है कि जितनी हल्दी मौसर है इन्फेक्शन के लिए उतनी दुनिया में ऐसी तेज़ दवाई है ही नहीं। Good. अब हल्दी को इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो हमें इसका नहीं पता। एक तो हल्दी अच्छी वाली और एक नंबर साफ सुथरी हो तो फिर ये वाकई ही इन्फ्लेमेशन के लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर मिलावट वाली हो तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। अब हल्दी इसमें एक आती है, सबसे पहले आप घर में हल्दी लाएं, उसको काट के तो ऐसे सुखा लें। ये ताज़ी बड़ी सस्ती होती है, लेके बंदा जब मौसम आए तो इस तरह काट ले, इसको खुशक कर ले। खुशक करने के बाद फिर इसको इस तरह फाइन पाउडर कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है, तो ये बेहतरीन किस्म है इसकी। हल्दी को काटने के बाद थोड़ी देर उबाला जाता है, उबालने के बाद इसे खुशक किया जाता है, उसके बाद इसका पाउडर इस तरह तैयार हो जाता है। अच्छा, ठीक उसके बाद होता है ये आंबा हल्दी है, इसमें जो बड़े पीस होती हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी भी आती है तो उसको काट के ये बन जाती है। अच्छा। इसकी अफादियत थोड़ी सी और तेज़ हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ जाता है ये आम रूटीन में मार्केट से मिलती है इस तरह, जो खुशक कर लेते हैं, खुशक करने के बाद मार्केटों में आ जाती है। लेकिन इसका सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाए कितनी किस्म की है, लेकिन ये होती एक ही पौधा एक ही होता है। अच्छा, सही है। अब इसको तरीके अलग-अलग है। अच्छा। लेकिन अगर आपने इसको अच्छी वाली हल्दी को इस्तेमाल करेंगे, इसके फ़ायदे ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए, हिचकी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, आपके चोट लग गई है उसके लिए, आपका खून गाढ़ा उसके लिए, ये दिल के अटैक से बचाती है। ठीक है, ये आपके ना गुर्दों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इनके ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के लिए सिर्फ आपको तरीका इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपने अपने चेहरे को खूबसूरत करना है तो फिर आप उपटन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको आपने सिर्फ तरीका इस्तेमाल, वही है ना कि मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन किस किस के लिए क्या तरीका इख्तियार करना है वो हमें पता नहीं है। हल्दी के फायदे होता है, अगर आपके दांत दर्द करते हैं, हाँ, दांत अच्छी तरह साफ नहीं होते, सही है, तो फिर उसमें आप क्या करेंगी, आपने सरसों का तेल लेना है, हाँ, तली के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक बारीक पिसा हुआ डाल के इससे आप मंजन करें, दांतों में लगाएं। ऐसे अफराद जिनके मुंह से खून आता है, मसूड़े सूजे रहते हैं, रेशा नहीं जान छोड़ रहा, दांत अच्छे तरीके से साफ नहीं हो रहे, ऐसे पेशेंट के लिए दांतों के लिए कमाल का रिजल्ट है, क्योंकि ये मुंह के इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेगी। साथ ये दांतों का। उसके बाद अक्सर हम देखते हैं पहले लोग जहाँ पे भी कोई जंगी होती थी, लड़ाई होती थी, तो उसमें क्या होता था, हल्दी अक्सर पीने के लिए कहते थे। आपको हल्की सी भी चोट लग गई है, मोच आ गई है, या आप गिर पड़े हैं, एक्सीडेंट हो गया है, सबसे पहला काम आप हल्दी लें, अच्छी वाली दूध लें, दूध गर्म करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और शहद मिला के पी लें। फौरी तौर पे आपको अंदरूनी तौर पे जो इन्फेक्शन है उसका बेहतरीन इलाज है। अगर आपके गहरा जख्म है उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, आप शहद ले लें और शहद के अंदर हल्दी बारीक पिसी हुई शामिल करके वो आप वहाँ पे लेप करके ऊपर पट्टी कर दें। ये इतनी जल्दी जो है ना घाव को भरता है, जख्म को भरता है कि इससे तेज़ कोई और चीज़ नहीं भर सकती। क्योंकि पहले भी जब चोट लगती थी तो उसमें सबसे पहले शहद ही लगाया जाता था। शहद जो है वो भी इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इन्फेक्शन भी सही करता है। शहद के साथ अगर हल्दी मिक्स कर लें, वो लगा लें और साथ हल्दी वाला दूध पी लें तो ये ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाता है कि आपका फौरी रिजल्ट आता है। अच्छा, दूसरा हल्दी के बारे में ये भी कहा जाता है कि साहब के हल्दी के अंदर क्यों ऐसा कंपाउंड है जिसको एक्टिव करने के लिए आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, उसमें लाजमी नहीं होता। अच्छा। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं बीमारियां जिसमें काली मिर्च ऐड कर लीजिए। अदरवाइज देखे ना, हमारे बावजदाद इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हाँ, वो कमा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आपको बहुत कम नुस्खा कोई मिलेगा जिसमें काली मिर्च मिलेगी। काली मिर्च मिलेगी, हल्दी के साथ आपको सौंफ मिलेगी, मुलट्ठी मिलेगी, हल्दी आपको अकेली मिलेगी। काली मिर्च वाला तो मैंने अभी आके सुना है, कभी पहले नहीं सुना मैंने अपने घर में बुजुर्गों से भी कि इसके एक्टिवेशन के लिए आपको थोड़ी सी काली मिर्च भी चाहिए। ऐसा है कि अगर आपका जो है इन्फेक्शन है, अल्सर का मसला है,
तो अल्सर में भी आप काली मिर्च नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि मिर्च कोई भी हो वो अल्सर को बढ़ाएगी। अल्सर को बढ़ाएगी, हाँ। आप उसमें हल्दी के साथ, अगर आपके आंतों में इन्फेक्शन है, आईबीएस का इशू है, ठीक है, और वो सीवियर होता जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए, अगर आपके यूटीआई में भी इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके लिए भी बेहतरीन इलाज बताता हूँ। अपने हल्दी ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, और रेवंद खताई ले लें 150 ग्राम। ये ऐसा नुस्खा है, ये इन्फेक्शन के लिए इससे तेज नुस्खा कोई नहीं है। अगर इसके असर को कम करना हो, सिर्फ आंतों में इन्फेक्शन है, यूटीआई में इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर करके चम्मच का चौथाई सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाए। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि खून बहुत ज्यादा गाढ़ा है, खून ठीक हो गया है, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि एक कैप्सूल आप हल्दी का भर के वो आप इस्तेमाल कर लें 15-20 या महीना, तो आपका खून जो है उसकी सर्कुलेशन तेज हो जाएगी और तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी, खून आपका जो गाढ़ापन है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जोड़ों के दर्द और जो गठिया जिनको हो जाता है, इसकी तरफ आने लगे। जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है, आप सूंड ले लें, सुरंजा शीरी ले लें, और उसमें आप अश्वगंधा ले लें, असगंधा गोरी, तीनों चीजें बराबर वजन, काली मिर्च ले लें, वो भी बराबर वजन 50 ग्राम, उसमें आप हल्दी भी 50 ग्राम ले लें, सबका फाइन पाउडर कर लें। 1000 mg का कैप्सूल सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ, बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप हल्दी उसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप कहते हैं कि यार मैं दूध में साथ पीना चाहता हूँ, तो आप हल्दी थोड़ी सी दूध में मिला लें, बाकी चीजों का कैप्सूल भर के आप हल्दी वाला दूध पी लें, तो बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप इसको जिल्द के हवाले से देखें तो हमारे उपटन जितने भी तैयार होते हैं उसमें मेन जूस हल्दी है। उसमें आप क्या करें, अगर आपने 2 चम्मच बेसन लिया है अच्छा वाला, वो भी दाल का बेसन हो, उसमें आप आधा चम्मच हल्दी का मिला लें। मिलाने के बाद इसको आप दूध में मिला लें, या अरके गुलाब इससे भी ज्यादा बेहतर है, वो जिल्द के लिए अच्छा है। उसमें मिला के आप इसका ना मसाज करें। ये चेहरे के लिए, चेहरे के दाग धब्बों के लिए बेहतरीन चीज है कि चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म होंगे, जिल्द खूबसूरत हो जाएगी, और जो है ना फ्रेशनेस भी आ जाएगी आपकी स्किन के ऊपर। तो हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह इनका इस्तेमाल करना है, कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हकीम साहब ने हमें बताई हैं। हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हल्दी के बेनिफिट्स क्या थे उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मोटापे के हवाले से। मोटापा जो है ना वो सारी बीमारियों की उसको जड़ कहा जाता है, और इससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज़ जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाना पीना है और सिर्फ आराम करना है, वो जो फिज़िकल एक्टिविटी हुआ करती थी पहले ज़माने में ज़िंदगियों में हमारी, वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट होती जा रही है। और आप बच्चों में देख लें, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बड़ों में तो है ही है। तो इसका नुकसान ये है कि फिर आप किसी भी जोगे नहीं रहते हैं, ठीक है। और फिर अब इतनी मार्केट में चीज़ें आ चुकी हैं, डाइट इस तरह की आ चुकी है कि आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, फिर इंजेक्शंस और पता नहीं किस तरह के ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में, जो कि हर किसी के लिए नहीं है। ये ज़रूरी पता होना चाहिए आपको। अब अद्वियात, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, ट्रीटमेंट, ये चीज़ें आपके लिए हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है, और बड़ा डिटेल में आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइट से हम किस तरह अपने वज़न को कम कर सकते हैं, और दूसरा ये जो प्रोसीजर्स आजकल चल रहे हैं, इंजेक्शंस और अद्वियात का जो इस्तेमाल किया जा रहा होता है वज़न कम करने के लिए, वो कितने सेफ़ हैं और क्या उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको हमने आज डिस्कस करना है, और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर हिबा बुखारी मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर मौज़ल हसन ने भी ज्वाइन किया है हमें, जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, शालीमार मेडिकल कॉलेज से उनका ताल्लुक़ है, पीडियाट्रिक सर्जन भी हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर माज़, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर माज़, आप ही से मैं स्टार्ट करूँगी। वज़न कम करना, पहले तो बढ़ा लेते हैं हम खा पी के, और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, फिर जब कम नहीं हो रहा होता फिर हम भागते हैं जी, अब हमें कोई ऐसा तोड़ बता दिया जाए, ऐसी टिप दे दी जाए कि
ایک دن میں راتوں رات ہمارا نا وزن کم ہو جائے, اور اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا ادویات کی طرف جاتے ہیں, وزن کم کرنے والی انجیکشنز کی طرف خاص طور پر آج کل بہت جایا جا رہا ہے. ان چیزوں کا استعمال کتنا سیف ہے, کتنا ان سیف ہے, یہ بتائیے, خاص طور پہ جو انجیکشنز اور ادویات کا استعمال کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اوبیسٹی از مدر آف آل ڈیزیز, جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کا لنک اگر دیکھیں تو اوبیسٹی ریلیٹڈ ہے. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی جب میں آیا تھا ان 2014 تب پاکستان کا نمبر تھا کوئی 9واں 10واں, پھر یہ 8ویں پہ آ گیا. اب پاکستان ان ٹرمز آف اوبیسٹی کو 4تھے نمبر پہ آ گیا. اور ڈائبٹیز میں تو پاکستان اگر آپ اس کی پریولنس دیکھیں تو نمبر 1 پہ ہے. تو اتنی زیادہ اوبیسٹی ریلیٹڈ چیزیں آ گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہو کہیں بھی تو ہر کے ہاٹ ٹاپک کیا ہے کہ اگر بندہ کسی کو پتہ چلا یہ بندہ ریلیٹڈ ہے اس سے کہ یہ کوئی ایک آپ کا کوئی وزن کم کرا سکتا ہے تو وہ بڑا فیمس ہوتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ٹاک آف دا ٹاؤن, یا جو آپ کی محفل کی وہ جان ہوتا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کو لوگ کیش کرا رہے ہیں پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے, بہت سارے کویکس بھی ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ چیزیں یوز کر کے ہر کوئی حکیم بنا ہوا ہے. ہر کسی نے اپنی, آپ دیکھتے ہیں, آپ یوٹیوب دیکھیں, ہر کسی نے اپنے ناشتے نکالے ہوئے ہیں, ہر کسی نے اپنی ڈائٹ نکالے. مطلب اٹس این ایزی وے ٹو ارن منی, کیونکہ جو بھی کہتا ہے. لیکن ہمیں کیا ہے, تو یو شوڈ بی ویری ویری سائنٹیفک. تو اگر آپ ان کو کرتے ہو تو آپ کی اپروچ سب سے پہلے بڑی سائنٹیفک ہونی چاہیے. لوگوں کو کیا ہے, سب سے پہلے بی ایم آئی کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بی ایم آئی کیا ہے. بی ایم آئی آپ کا باڈی میس انڈیکس ہے. نارمل بی ایم آئی 19 to 23 ہے. اگر کسی کا اوور ویٹ ہو وہ 25, 7, 8 ہوتا ہے. اگر کوئی اوبیز ہو یا گریڈ 1 ہو وہ 30+, اور گریڈ 2 35+, اور 40+, گریڈ 3 یا سپر اوبیز لوگ ہوتے ہیں. ایک اور جو کامن پیرامیٹر ہے وہ کہتے ہیں آپ کی ویسٹ سرکمفرنس جو ہوتی ہے. فیمیل میں اگر کسی کی ویسٹ 29 ہے, بیشک اس کا وہ نارمل ہے. اگر میل میں کسی کی 35 سے زیادہ ہے تو وہ نارمل ہے. اگر کسی کا وزن 70 بھی ہے لیکن توند اس کی یہاں ہے تو ہی از اوبیز, کیونکہ جو فیٹ ہے نا اس میں بہت ہارمونز ہوتے ہیں. اب یہ ایک نون فیکٹ ہے, ایک اینڈوکرائن آرگن ہے, اس میں سے ہارمونز نکلتے ہیں, لیپٹن ہے اور چیزیں ہیں جو کیا کرتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ آرگنز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کی ایڈیپوس ٹیشو پہ بھی کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ انسولین ایک نکلی, تو انسولین والی دوائیاں انہیں کہتے ہیں GLP-1 انالوگ. وہ پوری دنیا میں بہت کامن ہے. اس کو کہتے ہیں سیلیبریٹی انجیکشن, ہالی ووڈ انجیکشن. نام پہلے کیسا شروع ہوا, اوزیمپک سے. ٹھیک ہے, اوزیمپک شروع ہوا. اوزیمپک کو دیکھا دیکھی اب دوسری کمپنیوں, چائنی, جو انہوں نے را مٹیریل وہاں سے لیا اور انہوں نے پاکستان کے بہت ساری جیسے سیماٹائڈ ہے, اس طرح کے ادویات جو اسپیسیفکلی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے تھیں, انہوں نے دیکھا کہ ڈائبٹیز کنٹرول کے ساتھ ان کا ویٹ بھی کم ہو رہا ہے, تو لوگوں نے اس کو ایکسیسو یوز شروع ہو گیا ڈسپائٹ نوئنگ کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. اب جو مین جو ٹاپک ہے لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پاکستان میں اوزیمپک جب آیا تھا وہ تھا 25-26 ہزار کا, اب وہ 22-23 ہزار کا ہے. اس میں بھی ان لوگوں نے اب ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ مین جو دوائی ہے وہ اوزیمپک ہی ہے, کیونکہ وہ لیڈر ہیں اس کے مسار میں. یہ نوو نارڈس کمپنی ہے ان کا ہے. بیچ میں پاکستانی جو کمپنی ہے انہوں نے شروع کر دی ہے. اب انجیکشن 1000 روپے کا ہفتے کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, کئیوں کو 2,000 کا. انہیں پتا ہے کہ اب اس کی ہائپ ہو گئی بھی اور لوگ اس کے پیچھے ہیں. لوگوں نے دیکھا سپلائی چین کا مسئلہ ہے نا, اگر ڈیمانڈ آپ اور سپلائی کا. دیکھو تو دنیا میں جو اپرووڈ دوائی ہے نا وہ ایک ہی ہے, وہ ہے ویگووی. اسی کی اوزیمپک کی جو زیادہ ڈوز ہے 2.4 وہ ابھی لانچ ہو رہی ہے پاکستان میں. چلیے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے یا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر ہبا کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر ہبا, جب ہم ڈائٹ کی طرف بھی جاتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے, بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پروسیجرز کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ڈائٹ سے اپنا وزن کم کریں گے. لیکن ڈائٹ میں بھی مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. کریش ڈائٹ پر چلے جاتے ہیں, ایگ ڈائٹ پر چلے جاتے ہیں, بنانا ڈائٹ پر چلے جاتے ہیں, وہی نا کہ ایکسٹریم والی ڈائٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی میتھڈ ٹھیک ہے, یہ جو کریش ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف ہم نے پانی پہ رہنا ہے یا پھر ہم نے ایگز ہی کھاتے رہنا ہے؟
अच्छा मुनीबा, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपने हमेशा वो डाइट करनी है जो आप अपनी रूटीन की लाइफ स्टाइल में ऐड कर सकें। डाइट वो होनी चाहिए, आपने एक बैलेंस डाइट अपनी डाइट में ऐड करनी है जिसमें आपको पता हो ना मैंने ज़्यादा कार्ब्स लेने हैं, ना मैंने ज़्यादा ऐसे फैट्स लेने हैं जो मेरी बॉडी को ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे सर ने बताया कि नॉर्मल BMI पे आप लाया कर रहे हो, और अगर आप BMI क्रॉस कर रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल योर डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने डेली के 10,000 स्टेप्स नहीं कर रहे, अपनी एक्टिविटी फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। ये वो इनिशियल स्टेप्स हैं जिनको आपने करना है। आप नहीं करेंगे आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हमारी बॉडी एक पूरा एक ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में चल रहा है, उसको हम डिट्रैक होकर हम अपने मैक्रो और माइक्रो दोनों की डेफिशिएंसी करते हैं। जिससे क्या होता है, आपने देखा होगा जिन्होंने एग डाइट की है उनकी झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, उनकी स्किन बहुत डल हो जाती है। ऑल्दो मेकअप उनको कवर कर देता है लेकिन आपको उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। एग डाइट से सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है, आपका गट इश्यूज हो जाता है, आपको गर्ड हो जाता है, आपको एसिड रिफ्लेक्स होने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन इशू हो जाता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ प्रोटीन जब आप ले रहे होते हैं, इंटेक कर रहे होते हैं, उसमें आपको ये भी बैलेंस नहीं करना आता। लोग यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स पे जाकर ये देख लेते हैं, वो बेशक एक नॉर्मल चीज़ आपको बता रहे हैं, लेकिन आपने अगर अपने पर इम्प्लीमेंट करना है, फर्स्ट यू हैव टू डायग्नोज योर सेल्फ कि आपकी बॉडी कहाँ लाइक कर रही है। आपके कुछ टेस्ट है आपको अपनी बॉडी के लिहाज से उसको करवाने और देखना है कि वेयर योर बॉडी लाई राइट नाउ, एंड आपने किस डाइट को फॉलो करना है जिससे आपकी स्किन भी फ्रेश रहे, आपका हेयर फॉल भी ना हो, आप एक्टिव रहे, आप लेथार्जिक ना रहे, और वो डाइट करें जिसमें हम रूटीन की सारी चीज़ें खा सकें। डाइट में भी तो यही होता है ना डॉक्टर हिबा कि आप जैसे ही डाइट छोड़ते हैं, कीटो आपने छोड़ी है तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया। अभी आपने ओजेम्पिक की बात की ना, स्लो डोज से। अब हमारे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम ओजेम्पिक तो लगा रहे हैं। अब जो समझदार हैं, जिनको थोड़ी नॉलेज है, अब वो क्या कहते हैं, वो अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करवाते हैं। अच्छा, कि हमने ओजेम्पिक की स्लो डोज लेना स्टार्ट कर दी है और आप अब हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, हमने डाइट में अच्छी प्रोटीन दें। अब क्या होता है, मसल लॉस हो रहा होता है तो प्रोटीन देना अब वो खाया नहीं जाता उसमें ना, तो उसमें फिर हम जो क्लाइंट अच्छे हैं, जो नॉलेज रखते हैं, तो वो साथ में अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं कि जब उन्होंने उसको स्किप करना है तो वो एक बैलेंस डाइट पर वैसे ही उस पर रहें और वो एक प्रॉपर एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हों। डाइट आपके लिए हमेशा एक बैलेंस होनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि आप एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, जिसमें आपके मैक्रो और माइक्रो कवर हो रहे हैं, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, आपका विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, मैग्नीशियम अच्छा है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और आपने देखा होगा जितने भी इंजेक्शन लोग लगाते हैं उसके बाद उनका एंजाइटी और स्ट्रेस फैक्टर मजीद बढ़ जाता है, उनकी रात की नींद खराब हो जाती है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, जिसने सेम यही कंप्लेंट्स की हैं, तो हमने उसको एडवाइस दी कि आप इसको इस टाइम पे अभी स्टॉप कर दें। गट इश्यूज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। वही है ना कि आप देखें कि आप इसके लिए सूटेबल हैं भी है या नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के साथ तो नहीं ना खिलवाड़ कर सकते हैं कि आप सिर्फ इसको शो शाल के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर कोई मेडिकल अनटिल अनलेस कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ों को मत इस्तेमाल किया करें। डॉक्टर हिबा बुखारी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मुअज़्ज़ल हसन हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए। और वज़न कम करने वाले इंजेक्शन अद्वियात के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज की तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में जेनजी नस्ल का तालीमी रवैया ख़ास तौर पर काबिल गौर है। ये नस्ल ज़्यादातर सोशल मीडिया, मुख्तसर वीडियोज़ या फिर स्क्रोलिंग में मसरूफ़ रहती है, जिसकी वजह से किताब पढ़ने और गहरे मुताले की आदत कम होती जा रही है। इसके नतीजे में ना सिर्फ उनकी इल्मी काबिलियत मुतासिर होती है, बल्कि तालीमी इदारे भी उनकी आसानी के मुताबिक अब अपने मयार कम कर रहे हैं। कि पहले डिग्री दी जाती थी और आपको पता है कि डिग्री का दौरानिया अच्छा खासा लेंथी होता था, 4-4 साल की डिग्री होती थी। अब डिग्री के बजाय इनको शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ राग़िब कर रहे हैं और इस रुझान से ना सिर्फ तलबा की तनकीदी सोच कमज़ोर पड़ रही है, बल्कि मुस्तक़बिल में मुआशरे और मईशत को भी नुकसान पहुंचने का ख़दशा है। लिहाजा हमें इस मसले को संजीदगी से समझना है और इसका हल तलाश करना होगा। तो आज के सेगमेंट में हम इसी मसले पर बात करेंगे कि जेनज़ीज़ इतनी शॉर्ट टेम्पर और आसान पसंद क्यों होती जा रही है, ये वाली नस्ल। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ फराज साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये क्या मसाइल जो है ना जेनज़ीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं। तो
काशिफ साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक जी हैं? थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। काशिफ साहब, जेनजीज के हवाले से हमने बात करनी है कि उनको हमने देखा है किताब नहीं पढ़ते हुए, उनको हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मसरूफ़ हैं, फ़ोन पे मसरूफ़ हैं। तो किताब का एक इंसान से जो ताल्लुक़ है वो कितना खूबसूरत ताल्लुक़ है, कितना गहरा ताल्लुक़ है, और जो अब जेनजीज़ का फ़ोन के साथ बनता जा रहा है ताल्लुक़, इसको किस तरह आप एलेबोरेट करेंगे कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इस चीज़ को ज़रा? वाह, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है। हाँ, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क क्या की। बात है, क्या बात है। हम एक ऐसी नस्ल की बात कर रहे हैं जिसकी उंगलियां स्क्रीन के ऊपर तो बहुत तेज़ी से हरकत करती हैं, गर्दिश करती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली गहराई से बहुत गहराई से, महरूम हैं। बिल्कुल। हम एक ऐसी जिनजीज़ की ऐसी नस्ल की बात कर रहे हैं जिनको हम डिजिटल नेटिव तो कहते हैं, मगर हम ये बात भूल गए हैं कि जो सोचने समझने की दानिश का कहत था उसने इस नस्ल को अंदर से बहुत खोखला कर दिया है। आज इनके पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मालूमात हो, डेटा तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए जो दानिश चाहिए, जो सब्र चाहिए, जो एक कहते हैं ना जिसको एक्यूमेन चाहिए, उसकी बहुत कमी हो गई है। किताब जो है वो आपको सोचने पर मजबूर करती है। मुसन्नफ़ क्या सोचता है, मुसन्नफ़ अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे देखता है। जबकि जब आप जाते हैं ना डिजिटल मीडिया के ऊपर, वहाँ अलगोरिथम काम कर रहा होता है, वहाँ वही कुछ आपको नज़र आना है जो अलगोरिथम ने सेट किया हो ऑलरेडी। वहाँ एक प्री डेस्टिन्ड है चीज़ें, प्री प्लान्ड है वहाँ पर चीज़ें, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं चल सकती। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो पैदा किया है डिजिटल मीडिया ने और स्क्रीन ने और स्क्रॉलिंग ने और स्वाइप की आदत ने, वो ये है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम कर दिया है। बिल्कुल। आप हैरान होगी कि वर्ल्ड में जो लेटेस्ट तहकीक हुई 2026 और 25 की, उसने बताया कि 12 सेकंड से पूरी दुनिया में लोगों का अटेंशन स्पैन कम होकर 8 सेकंड रह गया। ये जो गोल्डन फिश है, यानी जो एक मछली है, उससे भी हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया। यानी अब हम जानवरों से और परिंदों से भी कम अटेंशन रखना शुरू कर दी है। फिर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि इंसानी ब्रेन के बाहर एक तय होती है जिसको हम कहते हैं जो दिमाग दानिश को, इल्म को प्रोसेस करती है, इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है टेक्निकल वर्ड में। कॉर्टेक्स की जो तय है वो पतली होना शुरू हो जाती है जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं, जब स्क्रीन पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने सिर्फ हमारी नस्ल की दानिश और इल्म को मुतासर नहीं किया, हमें बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल भी बहुत मुतासर कर दिया है। सही है। सो किताब का जो इश्क है, किताब के साथ जो एक रब्त है, कनेक्टेडनेस है, किताब के साथ जो तल्लुक है, वो आपको वो विजन देता है, वो विजडम देता है, वो फ्यूचर की अप्रोच देता है, सोचने पर मजबूर करता है और आपके इमेजिनेशन को मुतासर करता है। देखिए किताब है, पढ़ रही हैं, आप अपने अंदाज में उसको इमेजिनेशन करेंगी, मैं अपने तौर पे करूंगा, तीसरा अपने तौर पे। लेकिन जब आप रील्स देखते हैं, जब आप स्क्रीन पे जाते हैं, वो एक ही तरह के होता है। उससे ये हो कि वैरायटी जो है, वेरिएशन जो है, उसका बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। आपको मैं दिलचस्प हकीकत बताता हूँ। क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों में लेक्चर देने जाता हूँ, 20 मिनट के लेक्चर से जब ठीक 5 मिनट होते हैं, बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं स्वाइप करें सर। हाँ। वो कहते हैं टर्म बोलते हैं। अच्छा। सर स्वाइप करें, इट मींस कि सर चेंज द टॉपिक। अब ये 5 मिनट भी मैं हैरान होता हूँ इन्होंने कैसे सुन लिया। ये तो 1 मिनट या 30 सेकंड के आदी हो चुके हैं। अच्छा, अब जो लंबे लंबे लेक्चर होते हैं, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जैसे हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे तो हमारे लेक्चर जो थे 1.5-2 घंटे 45 मिनट्स का कम से कम होता था। आजकल 1.5 घंटे का होता है BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में। तो वहाँ पर बच्चे जो हैं 5 मिनट पढ़ने के बाद बोर होकर किसी बहाने को, वॉशरूम का बहाना करके तो बाहर जाते हैं। तो अटेंशन स्पैन कम होने से क्या हुआ कि उनका जो सोचने की सलाहियत थी वो भी बहुत कम हो गई। क्योंकि जब हर 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो उससे सोचने का आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट गेट टाइम। फलाह की देखिए कितना मसला जो है ना वो बनता जा रहा है। अब उनका टाइम स्पैन जो है फोकस करने का, सोचने समझने का बहुत कम, लिमिटेड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अब देखिए ना हमारे तालीमी इदारे भी इस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं कि जी जो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जेनजीज हैं ख़ास तौर पर, उनकी आसानी के लिए वो जो डिग्रीज़ हैं वो उनको शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ वो लेकर जा रहे हैं कि बच्चे किसी ना किसी उस चीज़ के साथ अट्रैक्ट रहें, अटैच्ड रहें। मतलब अब हमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है इस जनरेशन के लिए या आने वाली जनरेशन्स के लिए। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। दुनिया ने तो करना शुरू कर दी है। जो बेस्ट दुनिया का निज़ाम है एजुकेशन का वो स्वीडन में है।
तो अगर आप स्वीडन में देखें तो उन्होंने बाकायदा अब इसके साथ साथ किताब को मुतारफ़ कराना शुरू कर दिया। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने किताब को स्क्रॉल की शक्ल में या किताब को स्क्रीन की शक्ल में इस तरह से पेश किया कि पूरा पेज जो है उसको उन्होंने हाफ करके या 1/4 करके स्क्रीन या ग्राफिक की शक्ल दे दी। इसी तरह से अगर आप जापान में देखें तो उन्होंने बहुत कमाल काम किया और लाखों किताबों को उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। उसका जो क्रक्स है किताबों का वो उन्होंने ग्राफिकली पेश करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में देखा कि शेक्सपियर पढ़ाने की बजाय वो कहते हैं शेक्सपियर के ड्रामे या फिल्में ग्राफिकली दिखा दें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट कायम हो जाए, क्योंकि जो देखते हैं वो ज़्यादा याद रह जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये आई थी साइंस AI की या स्क्रीन की या स्क्रॉलिंग की या स्वाइप की, तो उससे बहुत पहले एक पॉलिसी आनी चाहिए थी एक्चुअली। जो असल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने सोचा नहीं कि अगले 5-7 साल में इतनी तेज़ी से आएगा कि हमारा जो एक साबका तालीम का अंदाज़ है या लर्निंग स्किल्स हैं या जो हमारी साबका थ्योरीज हैं वो बहुत पीछे मरीबा रह जाएंगी। लेटेस्ट दौर में आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट अपनाने पड़ेंगे। आपको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं पूरी जनरेशन को। अब आपने स्क्रीन जो है वो इंटरेक्टिव कर दी हैं, और लेकिन किताब आप उसी तरह रखना चाहते हैं, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि किताब सोचना सिखाती है, स्क्रोलिंग सोचने से रोकती है। क्योंकि जो हमारे आजकल एक नया कल्चर उसको हम कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर कल्चर। ये क्यों आया? क्योंकि जो इनके हाथ हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते। रिस्पॉन्स करने के लिए आपको सोचना पड़ता है, रिएक्ट करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। एक पुरानी दानिश हुआ करती थी कि आपका जो अकल है उसके पीछे जुबान होनी चाहिए, यानी पहले सोचो फिर बोलो। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अकल और उससे दिमाग से कोसों दूर है जो वैरियर बैठे हुए हैं कीबोर्ड के ऊपर। वो एक होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि बोलने के बाद सोचते हैं, ये वो जनरेशन है ना बोलने से पहले सोचती है ना बाद में सोचती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हमारी यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को कि वो जदीद तरीके के मुताबिक पढ़ाना सिखाएं। इसको हम AVI एड्स कहते हैं, यानी ऑडियो वीडियो एड्स। जब तक ऑडियो वीडियो एड्स अब शामिल नहीं करेंगे और इब्तदाई क्लास से आई मीन के बिल्कुल तो ऑडियो वीडियो को यूज़ करेंगे ताकि ग्राफिकली प्रेजेंट करें आप किताब को। अदरवाइज किताब बिल्कुल मतरूक होकर एब्सोल्यूट हो जाएगी, फारिग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे तो हम अपनी जनरेशन को और भी ज़्यादा नहीं कह रहे हैं कि सुस्त बना रहे हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड बना रहे हैं। खुद ही हम अपने हाथों ही उनको कह लेंगे ना, गन थमा रहे हैं उनके हाथ में कि बेटा चला लो आप, कोई बात नहीं। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जिस तरह आप अपने बॉडी को इस्तेमाल ना करें तो आपकी बॉडी को जंग लग के सुस्त हो जाती है। अगर आप दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे दिमाग को भी जंग लग के सुस्त हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप किताब को उस फॉर्म में रखें जिस फॉर्म में हम किताब पढ़ते थे, इसी किताब को उठाकर किताब वही होगी मगर उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्राफिकल हो जाएगी। रीडिंग हैबिट पैदा करें, असल काम है रीडिंग हैबिट पैदा करना। असल मसला ये नहीं है कि वो कागज़ के ऊपर ही लिखा हुआ हो, क्योंकि जदीद नस्ल जो है वो कागज़ के ऊपर नहीं, वो टैब के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, आप भी जानती हैं, जहाँ पर किताब के ऊपर पढ़ाया नहीं जाता। कोई नहीं, अब तो वो लैपटॉप्स और ये ई बुक्स होती हैं और दुनिया भी ई बुक्स पे खड़ी है। इजी भी बहुत है मरीबा। अगर मैं ये समझूं, एक ज़माने में हम जाते थे बस्ता उठाकर, भारी भरकम बस्ता उठा के लेके आज जा रहे इसी के अंदर मेरी इसी मोबाइल के अंदर कुछ 100-150 किताब मौजूद है इस वक्त भी। पूरी एनसाइक्लोपीडिया साइकोलॉजी का मेरे पास मौजूद है। तो उसमें यह है कि कम से कम बच्चे पढ़ लेंगे। असल बात है रीडिंग हैबिट पैदा करना। रीडिंग हैबिट्स के करीब कर दे बच्चे को तो फिर कोई मसला नहीं है कि वो कहाँ से पढ़ रहा है या कैसे पढ़ रहा है। असल बात है कि पढ़ने के ऊपर लगा दें, सोचने के ऊपर उसको लगा दें। बड़ी किताबें लिखी गई हैं दुनिया में। बदकिस्मती से हमारे यहाँ, मैं ढूंढ रहा था जब मुझे कल टॉपिक पता चला कि पाकिस्तान में किताब देखो, मेरी आना एक खातून है, उसकी बड़ी किताबें हैं। उसने लिखा रीडर कम होम, उसकी किताब का नाम है। उसने उसमें कहा कि हम F शेप्ड पैटर्न से पढ़ना शुरू हो गए हैं। F शेप पैटर्न क्या होता है कि आपने पहली लाइन पढ़ी, फिर दरमियान में को एक आध सफ़े में एक आध लफ्ज़ पढ़ा और सफ़ा उलट दिया। अच्छा। इससे आप रीडिंग नहीं एक्चुअली कर रहे, ग्रैब नहीं आप कर रहे, अंडरस्टैंड नहीं आप कर रहे, आप क्रक्स लेना चाह रहे हैं। हमें जो देखने वाले पेरेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप देखें कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा किताबें, कोई बात नहीं है। जैसे हमने बात की कि आप उसको ई बुक की तरफ भी लेके जाएं, उसको रीडिंग की आदत डलवाएं ताकि वो कुछ नया सीखे, सिर्फ और सिर्फ रील्स ना देखे, स्क्रोलिंग ना करे, नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में हिस्सा ना बनाए, उसका उनको जगह ना दे, बल्कि वो कुछ अच्छा भी सीखे, देखे कि दुनिया में चल क्या रहा है, किताबों में लिखा क्या है। ई बुक्स, ई लाइब्रेरी
لائبریری کی طرف اس کا جو نا رجحان وہ راغب کروائیں. تو کتاب پڑھنے سے زیادہ اسکرولنگ کرنے والی نسل جنزیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, کیا کیا پرابلمز انہیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. کاشف فراز صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. کاشف صاحب بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ آئے, اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ہم یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب جیسے ہی فیبرری کا آغاز ہوا ہے, یہ والے ویک کا آغاز ہوا ہے, تو لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی ہے. جیسے میں نے صبح اپنے انٹرو میں بھی بات کی ہے کہ جناب کیونکہ یہ ویکینڈ ہے جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا کہ اتنے سالوں بعد ایک ایسا فیسٹیول آ رہا ہے جو سب کو جو ہے نا دوبارہ سے زندہ کر رہا ہے. لوگ جو ہے نا وہ بےتاب ہیں کہ ہم لاہور پہنچ جائیں بس ان 3 دنوں کے اندر, اور بسنت جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے منا لی جائے. مزید اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے چیف رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عمران اکبر صاحب. عمران صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. عمران صاحب لوگ تو بڑا خوش ہیں کہ شکر ہے وہ دن آنے والے ہیں. کچھ ہی دنوں بعد جو ہے نا وہ چھٹیاں بھی شروع ہو جانی ہیں, اور پھر بسنت کا اہتمام چل رہا ہے. ہر گھر میں جو ہے نا وہ گڈیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, جی پتنگیں کہاں سے آنی ہے, ڈورے کہاں سے آنی ہے, فون کر رہے ہیں گھر کے جتنے بھی مرد ہیں کہ جناب یہ چھت بک کرا لو, وہ بک کرا لو. یہ سما چل رہا ہے گھر میں. تو ضلع انتظامیہ میں کیا صورتحال چل رہی ہے, وہ کس طرح تیاری کر رہی ہے بسنت کو محفوظ بسنت بنانے کے حوالے سے؟ منیبا یوسف بہت شکریہ. منڈے آج ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے, اور تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے قبل میں نے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی تھی کہ لانگ ویکینڈ آ جائے گا, اور 5 کے ساتھ 6 کی بھی چھٹی مل جائے گی. چھٹی مل گئی ہے. ہاں, اور مجھے 3-4 کالز بھی آئیں تو یہ خبر کیسے ہے, کس طرح آپ کریں گے. میں نے کہا جی ہو جائے گا, ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں. ایک ہی چھٹی ہے بیچ میں, باقی تو چھٹیاں ہیں ساری. باقی تو چھٹیاں. ہاں, تو خیر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس معاملے میں کہ کسی طریقے سے جو یہ 25 سال بعد ہم بسنت کرانے جا رہے ہیں, کوئی 25 کہتا ہے, کوئی 20 کہتا ہے, کوئی 18 کہہ رہا ہے. چلیں کوئی نہیں, اب تو بیٹا آ گئی ہے, الفا کے بعد بیٹا بھی آ گئی ہے. تو یہ اب صورتحال ایسی ہے کہ موجودہ صورتحال جو ہے اس میں لانگ ویکینڈ ہے اور ششکیں ہیں. لاہور شہر آپ کو پتہ ہے ایک رومانس کا شہر ہے, اس سے محبت ہے سب کو, اور یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ بھا جاتا ہے. تو اس وقت تو یہی چرچے ہیں, وویلا ہو رہا ہے کہ بسنت ہے اور فیسٹیول ہے, اور اس کو فیسٹیول کے طریقے سے ہی منایا جائے. میں شہریوں سے, مکینوں سے, تمام لوگ جو ہیں, ہماری بھی اپیل ہے, دنیا نیوز کی, لاہور نیوز کی بھی اپیل ہے کہ ضرور منائیں, مگر اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اور خوشیاں جو ہیں وہ خوشیوں کی طرح منانی چاہیے. اب آپ نے بڑے ہی آج مسکراتے چہرے کے ساتھ انٹرو دیا ہے, تو میں آپ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اتنا مسکراتے چہرے کے ساتھ انٹرو دے رہی ہیں تو میں تو ابھی چھٹی کر کے, لیکن ہماری چھٹی کوئی نہیں ہے. ہماری چھٹی نہیں ہے جناب, یہ سب کو چھٹیاں ملیں گی, یہ 4 چھٹیاں ہماری چھٹی نہیں ہے. ہماری چھٹی نہیں, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا بھی دل کر رہا ہے, ہمارے گھر میں بھی فیملیز ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ پیلا سوٹ سلوا لیں اور چھت میں چلے جائیں, 2 تصویریں کھنچوائیں, لگا دیں, سب کو کہ ہم نے پسند بنا لی ہے, اس کے بعد بسنت ختم. ہاں, تو دیکھیں جی یہ خوابوں کا شہر بھی ہے, تو ششکے ہونے ہیں, پٹھورے چلنے ہیں, ناشتے میں حلوہ پوری چلنی ہے, رات کو باربیکیو ہونے ہیں, دھوئیں اڑنے ہیں. تو یہ سب چیزیں ساتھ ہیں, ساؤنڈ ڈیک لگنے ہیں, اور یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ چلے گا, لیکن دھیان سے ایسے گانے نہ چلائے گا جن کو منع کیا گیا ہے. دیکھیں ہم نے یہ لاہوریوں کو بتانا بھی ہے, مگر آج سنجیدہ ہو کر نہیں بتانا, وہ ڈر جائیں گے. آج ہنس ہنس کے بتائیں گے ہم کہ کون سی چیز آپ نے نہیں کرنی ہے. جیسے کہ اسموک پہ پابندی ہے, باربیکیو ہونا ہے تو دھواں بھی اڑنا ہے, مگر چونکہ لانگ ویکینڈ ہے تو اس پر بار بار ہم نے نا انتظامیہ سے پوچھا, وہ کہتے ہیں وائبس یہی ہیں اور لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ہم نے. اچھا لوگوں کو ہم نے تنگ نہیں کرنا, اور وہ واقعی تنگ نہیں کریں گے, مگر کوئی زیادہ تنگ کرے گا تو وہ تنگ کریں گے. وہ کوئی زیادہ محلے دار پریشان ہوں گے, کوئی زیادہ اونچی آواز میں ساؤنڈ سسٹم لگائے گا, یا فائرنگ کرے گا, یا کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر 15 پہ کالز بھی جائیں گی. تو اس وقت سما یہ ہے کہ آپ کا آج ہفتے کا سٹارٹ ہو گیا ہے, تو آج کے دن میں ہی جو ہے
تمام صورتحال سامنے آ جائے گی. روڈ سیفٹی کیمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جگہ جگہ پہ. آپ کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک جو ہے کافی بائکس جو ہیں وہ رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ مگر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ میں نے تو دیکھا ہے. اچھا میں بھی ابھی دیکھتے ہی آ رہا ہوں, ایک لمبا سا راڈ نظر آتا ہے اور بائکس چلا کے جا رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ اگر پورا سال ہی لگا رہے تو زیادہ اچھی بات ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ تو ہو ہی جاتا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ 48 لاکھ بائکس ہیں آپ کی ایک ڈیٹا کے مطابق, اور ایکسائز کی ڈیٹا کے مطابق 56 لاکھ بائکس ہیں, مگر جو کمشنر لاہور ڈویژن نے اس کو کریکٹ کیا ہے 4.8 ملین بائکس ہیں, اس میں سے 10 لاکھ بائکس کا جو ہے وہ خرچہ حکومت پنجاب برداشت کر رہی ہے. 100 کیمپس لگائے گئے ہیں, وہاں پہ سیفٹی روڈز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے این جی اوز کے ساتھ جو ہمارے اس وقت لاہور کے بڑے جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے روڈز جو ہیں وہ تقسیم کروا رہے ہیں تاکہ ہم کسی طرح یہ فگرز کو پورا کر لیں. اب یہ فگرز کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال ہے کہ آج سے جو ہے بلکہ کل سے چلان شروع ہو گئے ہیں. جو پکڑا جائے گا اس کو روڈ نہیں لگایا ہوگا اس کو چلان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پکڑا بھی جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں لگایا. ذمہ دار شہری ہونے کا تو یہ سن لیں جنہوں نے ابھی تک اپنی بائک پہ روڈ نہیں لگوایا وہ آج ہی لگوا لیں ورنہ چلان ہو جائے گا. لگانا پڑے گا. ہاں نہیں تو بسنت آپ کو پتہ لانگ ویکینڈ تو وہ بھی نہیں منائیں گے اور گھر میں بچے آپ کو دیکھنے. دیکھیں آپ اگر فیملی چلا رہے ہیں تو آپ کو ذمہ دار ہونا پڑے گا. اب آپ نے گھر سے باہر بائک نکالنی ہے تو کم از کم بائک وہ والی نکالیں جس پر سیفٹی روڈ ہے, چاہے کچھ بھی کر لیں وہ سیفٹی روڈ لازمی لگائیں تاکہ آپ کی اپنی جان بھی بچے اور کسی کو اور بھی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سیفٹی روڈ لگائے جا رہے ہیں اور 6, 7, 8 فروری کا شدت کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے. اب پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ 6, 7, 8 فروری کو بسنت جو ہے وہ منائی جائے گی. یہ تو ہو گیا نوٹیفیکیشن, لوگوں نے رات کو ہی چڑھ جانا چھتوں پر کہ جس طرح کل رات کو نہیں بلکہ پرسوں رات 12 بجے جیسے بجے آپ نے موچی کا بھی دیکھنا تھا, ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہاں پہ ہجوم امڑ آیا اور پتہ نہیں کہاں سے آ گئے سارے. دھرنے کی جگہ نہیں تھی, کوئی 20 گڈیاں لے رہا ہے, کوئی اتنی مہنگی گڈے اور ڈور ہے ابھی شکایت بھی کر رہے تھے, ابھی مجھے شکایت بھی کر رہے تھے اسٹوڈیو میں کہ یہ اتنی مہنگی کس طرح. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ یہ بتا دیں ذرا, میں نے کہا آپ نے ضرور بنانی ہے, آپ بس کسی کی چھت پہ جائیں اور دیکھ لیں مزہ لیں واپس آ جائیں. وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے رمضان آتا ہے تو اس میں ایک مافیا جو ہے نا وہ سرگرم ہو جاتا ہے کہ اپنی تحت آپ جو ہے نا وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اس میں یہ گڈوں والوں کی آج موجود. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی اسٹوڈیو میں یہ بھی بات ہوئی کہ جی ہم نہ پھر گڈی لوٹ لیں گے, تو اب میں کہتا ہوں سب سے اچھی پسند یہ آپ لوٹیں اور جو محنت کی ہو اس کو اڑائیں. اب مجھے اس میں نا ایک نا رات کا ایک میسیج آیا ہوا کہ جی جو ہے جینزی جو یہ والی پود ہے 96 سے 2012 جو بہت زیادہ سیاست میں حصہ بھی لیتی ہے, بہت زیادہ آپ کو نظر ہمارے ینگسٹرز آج کے بنگلہ دیش پال آپ کو پتہ ہے انہی کی وجہ سے وہ وہاں پر حکومتیں چینج ہو گئی ہیں. اب یہ کیا کریں گے اگر ان کو ہم کہیں گے پنہ پکڑنے, وہ کہیں گے پنہ نہیں پکڑنا آتا. اگر ہم اس کو کہیں گے کہ گڈے کی تلاں ڈال دو تو وہ کہے گا یہ کیا ہوتی ہے. تو اگر ہم اسے کہیں گے کنی سیدھی کر دو تو اپنی وہ شولڈر سیدھا کرنا شروع کر دے گا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ساری چیزیں ہیں وہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے. گڈے کو آپ نے پکڑ کے اڑانا کیسے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ گڈا پکڑو سامنے جاؤ ذرا میں نے اڑانا ہے اس کو, تو وہ الٹا کر دے گا اس کو. یعنی کہ وہ ان چیزوں کا واقعی نہیں پتہ ان کو. ان کے لیے تو پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے, یہ بسنت کا فیسٹیول ہے. حکومت یہی چاہ رہی ہے ان کو بھی پتہ چلے. یہ سارا دن ڈیجیٹل موڈ پہ لگے ہوئے ہیں, موبائل پر ریلز دیکھتے جا رہے ہیں, نیچے اوپر کرتے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ معاشرے میں یہ جو چیز ہے یہ ہم پہلے مناتے تھے اور اس کو کس طرح سے اس کی ریوائول کر رہے ہیں. ایکچولی آپ کا نا ہیریٹیج جو ہے جس طرح آپ کا اندرون شہر کو ریوائول کر رہے ہیں, اس کا انیشیٹو لے رہے ہیں لہر اتھارٹی. یہ لہر اتھارٹی کی وجہ سے ہی آپ کے شہر پہ بسنت سامنے آ رہی ہے. اور بسنت کو منانے کے لیے اس دفعہ تو میں نے دیکھا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ چھتیں اتنی مہنگی.
हमने तो कभी नहीं देखा था कि कितने अंदरून कितने शहर में लाख, बसंत हो रही है। 1-1 करोड़ और की जो छत है ना वो भी बिक रही अब है। हम रायवन पे भी बैठे थे जी, अंदरून शहर में बसंत देखें जी, पूरे लाहौर में बसंत हो रही है। पूरे लाहौर में अब हो रही है। अंदरून शहर में मैं लेकिन आपको महवर जो है ना वो बना हुआ है अंदरून मैं शहर। आपको अंदरून शहर के ये परसों रात का वाकया सुनाता हूँ। तो परसों रात का वाकया सुनाता हूँ जिसमें मैंने एक साहब को फ़ोन किया। तो पहले तो उसने मुझे कहा कि जी हमारी छत जो है वो बिल्कुल ना मस्जिद वजीर खान के पास है। मैं कहा कितने मरले की है? कहता 14 मरले की है और 10वीं मंजिल है, लिफ्ट कोई नहीं है। तो मैं कहा ऊपर जो जाएगा वो कैसे नीचे आएगा? हाँ जी, उसने मुझे छत की वीडियो भेजी हुई है। तो मैंने कहा कितने पैसे लेंगे? कहता 2 छतें आप इकट्ठे 40 लाख रुपए दे दें। अच्छा, मैंने ऐसे 40 लाख। मैंने कहा यार आप हमसे इस तरह करें, मेरे दोस्त हैं, उनके ही दोस्त आने हैं, तो वो पैसे मिला लू कर आपको 2-2.5-3 लाख रुपए दे देंगे। ये मुझे जो कहा गया था मैं उसके मुताबिक, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मैंने दोबारा एक बंदे को फ़ोन किया, तो वो ना अल्लाह माफ़ी, मैं उसकी कोई बुराई नहीं, वो तोतला था। तो उसको मैं कहूँ कि मैंने छत की बात करनी है, वो कहे ता करना है, और मुझे समझने लगे। फिर उसने एक और लड़के को फ़ोन पकड़ाया, दोबारा फ़ोन बैक कॉल मुझे आई, और वो उसने मुझे कहा कि भाईजान आपको पता ना वो बोल नहीं सकते। मैं कहा हाँ मुझे फील हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो छत है वो 8 मरले की है, और 3 दिन आप ले लें छत और 8 लाख रुपए ले लें। मैं क्या 8 लाख रुपए ले लें? तो मैंने कहा मैं जाकर कोई रायवन से आगे जाकर 8 लाख रुपए का 2 मरले का प्लाट ले लूँ। तो यही गिला है हमारे बाकी लोगों का भी कि जनाब ज़िला इंतज़ामिया इसके ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करे कि बसंत फेस्टिवल तो मनाना है, लेकिन थोड़ा सा पतंगों के हवाले से, डोर के हवाले से कि कंट्रोल रेट पर एटलीस्ट हमें मिले ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके और इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मना सके। हमारे साथ इमरान अकबर साहब मौजूद थे, चीफ रिपोर्टर हैं, वो भी हमें बसंत के हवाले से बता रहे थे कि ज़िला इंतज़ामिया किस तरह की तैयारी कर रही है और किस तरह मनानी है बसंत। तो उनको भी जो है ना वो अल्लाह हाफ़िज़ हम कह देते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका कि आप भी आए। जनाब कुछ लाहौर के सरकारी हस्पतालों के हवाले से बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है जिनकी सूरत हाल बहुत ही अबतर होती जा रही है। वज़ीर आला मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में होशरुबा इंकशाफात सामने आया है, जिसमें लाहौर के 3 बड़े सरकारी हस्पताल हैं, उनमें बद इंतज़ामी आया है, मियो है, चिल्ड्रन है, और लाहौर जनरल हस्पताल में अद्वियात, सहूलियात और सफाई की शदीद कमी पाई गई है। इसके अलावा तीनों हस्पतालों में मरीज़ जो हैं वो सरकारी अद्वियात से महरूम हैं। निजी जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनसे वो ख़रीदारी करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मरीज़ों को फेस करनी पड़ रही हैं, और जो वज़ीर आला मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें मज़ीद और क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इस पर बात करनी है। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। बिलाल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन मुनीबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, ये वैसे हालत जो हस्पतालों की हालत ज़ार है ये बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और ज़्यादा अबतर होती जा रही है। ये अद्वियात का मसला हल नहीं होता है, कभी जी रिपोर्ट्स ना आपके अंदर नहीं मिल रही हैं, आपको बाहर जाना पड़ रहा है। अभी इसमें थी जी डॉक्टर्स भी नहीं हैं, दीगर अमला नर्सेज नहीं हैं, इवन दो कि जो एक्सरे की फिल्में हैं वो नापैद हो चुकी हैं और मरीज़ मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें लेने पर मजबूर है। इतनी सूरत हाल ख़राब होगी हमारे हस्पतालों की। देखिए मुनीबा, ये हॉस्पिटल की जो सिचुएशन आपको पता है कि हर गवर्नमेंट का हमेशा से ये प्रेफरेंस रही है, और मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ को इस वजह से इनका थोड़ा सा क्रेडिट देता हूँ। हॉस्पिटल्स को बेहतरी करने की जो कोशिश कर रही है कि इनकी जानिब से 4 से 5 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एक CMIT की टीम है, उसके बाद SMU की जो टीम है जिनकी जानिब से ये ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट शेयर की गई, फिर इसके बाद कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स की भी टीम बनाई गई है, फिर एक MNA MPS की भी टीम बनाई गई है। तो ये 4-5 के करीब टीमें हैं जो कि मुख्तलिफ औकात में हस्पतालों का जाके विज़िट करती हैं, फिर अपनी जो रिपोर्ट है पेश करती हैं। तो इसमें इस वक्त जो SMU है, वज़ीर आला की स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो काम कर रहा है। उसने 3 हॉस्पिटल्स का जो विज़िट है वो किया, उसकी जो ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो दी है। उसमें सम टाइम ये होता है कि हम भी जब कोई ख़बर देते हैं तो हमेशा हॉस्पिटल की जानिब से डिनाई कर दिया जाता है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। अब कैसे डिनाई करेंगे? तो ये तो अब एक जो है वो ये 3rd पर्सन की रिपोर्ट है और हुकूमत की रिपोर्ट है, हम तो नहीं कह रहे। हुकूमत की रिपोर्ट है, तो उसके मुताबिक अगर आप सारी रिपोर्ट को देखें तो उसमें एक एक चीज़ का उन्होंने वाज़िया किया हुआ है कि एक तो जो बड़ी तादाद में जो मेडिसिन है वो बाहर से लानी पड़ती है, ख़ासकर आउटडोर के जो पेशेंट्स हैं। फिर उसके साथ
ایمرجنسی کی بات کریں تو وہی بیڈس نہیں ملتے, جو بیڈ شیٹس ہیں وہ گندی ہے, صفائی کا ناقص انتظامات ہیں, جو سیکیورٹی سپروائزر ہیں, سیکیورٹی گارڈز جو ہیں یا جینیٹوریل کا جو سٹاف ہے تو وہ پراپر پورا نہیں ہوتا. وہاں پہ اکثر جو گائنی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پیسے لیے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تشخیصی جو مشینیں ہیں وہ اکثر خراب رہتی ہے. اکثر جو نجی لیبارٹریز کو ٹیسٹ ہیں وہ باہر سے کروانے پڑتے ہیں, ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں بار بار, اور اکثر جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتے ہیں. ڈاکٹرز کے ایٹیچیوڈ کا ایشو ہے. پھر اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے ایکس رے کی فلموں کا نام لیا, یہ تمام ہاسپٹل میں تقریباً ایسا ہی ہے, بلکہ وہ ایکس رے فلمیں آتی نہیں ہیں تو وہ ہر ایک سے کہتے ہیں جی اگر آپ نے سی ٹی اسکین کروایا ہے تو وہ اپنے موبائل سے وہ آپ کو جو ہے نا وہ پکچر یا ویڈیو بنا کے دے دیتے ہیں. اسی طرح ایکس رے کا بھی یہی سچویشن ہے, یہی حال ہے. تو اب یہ جو رپورٹ تو سی ایم پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے, اس میں واضح طور پر مزید یہ بتایا گیا کہ یہ اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے, اگر آپ نہیں کریں گے تو صورتحال جو ہے وہ جو کی تو رہے گی. پھر اس کے بعد میری بھی ہاسپٹلز کی ایڈمنسٹریشن سے بھی کچھ کی بات ہوئی تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو ٹیم آتی ہے یہ مطلب انٹرینڈ ہیں, ان کو صحیح طرح چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو یہ جو ہے نا وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پہلے سے جو ہے بہت زیادہ اقدامات بھی کر رہے ہیں. لیکن منیبا ان ساری چیزوں کے باوجود میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم پنجاب کہتے ہیں جی میں تو 100 ارب روپیہ دے رہی ہوں میڈیسن کا, تو میڈیسن کدھر جاتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ تقریباً اتنے پیسے تو وہ دے رہی ہیں کہ میڈیسن پوری ہونی چاہیے. تو پھر کہاں ہے اب ایمرجنسی میں تقریباً ہاسپٹلس میں 80% to 90% تو مل رہی ہے, 10-20% نہیں مل رہی. انڈور میں آپ یہ کہہ لیں 50-50 ہے. ایک طرف میڈیسن نہیں مل رہی اور دوسری طرف چلڈرن اور جنرل ہسپتال میں زائد المیعاد ادویات اور انجیکشنز کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے. یہ بڑے مزے کی چیز ہے کہ چونکہ اس میں انہوں نے دونوں ہاسپٹلز میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ زائد المیعاد ادویات اویلیبل تھی, ایکسپائرڈ, ہاں جی, یا نیئر ایکسپائرڈ وہ وہاں پہ پڑی تھی, اور وہ خدشہ ہے کہ وہ دی بھی گئی ہوں گی. تو میں نے جب اس کو پروب کرنے کے لیے میں نے ایڈمنسٹریشن کے ان سے رابطہ کیا دونوں ہاسپٹلز کے, تو دونوں نے یہی کہا نہیں جی وہ میڈیسن باہر سے آئی تھی اور ہم نے لا کے اپنا جو او پی ڈی ہے یا ہمارے جو وارڈز ہیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھی, تو وہاں پہ رکھی کو آ کے جو ہے انہوں نے چیک کیا, تو انہوں نے اپنی طرف سے اس طرح کے جو الزامات ہیں ان کو اس طرح مسترد کر دیا. لیکن چونکہ اب جنرل ہاسپٹل کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جو شارٹ ایکسپائری جو ڈرپس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی جان بچانے والی, انتہائی جان بچانے والی, سیدھا وین میں لگتی ہے, وین میں جاتی ہے, اگر وہ ڈرپس ایکسپائر ہوں گی تو الٹیمیٹلی فوری ریئیکشن آئے گا, فوری کسی مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے ان اقدامات کو لینا, مزید ان میں چھان بین کرنا اب ہاسپٹلز کا بھی کام ہے. اب سی ایم انسپیکشن کو جو رپورٹ گئی ہے اب ان کا بھی کام ہے کہ وہ اب ان کے خلاف جو رپورٹ چلی ہے کس طرح کا ایکشن لیتے ہیں. اس میں منیبا میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ایماندار جو اوپر جو بندے ہیں پرنسپلز یا ایم ایس وہ نہیں لگائیں گے معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہو سکتے. کوئی ایسے افسران جن کی اسپیشلائز میں ادھر اندر ہیلو آئی ہے وہ تو اپنے سارے کام روک لیتے ہیں, ان کی انسپیکشنز بھی نہیں ہوتی. یہ ہمارے ساتھ جے روڈ پہ سروسز ہاسپٹل ہے, یہاں پہ یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں. یہاں کے ابھی ان کے ایم ایس کوئی 2-4 دن پہلے ریٹائر ہوئے ہیں, بڑا انہوں نے وہ مطلب بے تحاشا ایل پی خرید کے گئے, بے تحاشا ان کی چیف فارماسسٹ کے وہ کارنامے ہیں, ابھی انشاءاللہ وہ سامنے آئیں گے. مطلب وہی ہے نا کہ اثر و رسوخ اگر آپ کا ہے تو آپ بچ جائیں گے. انہوں نے استعمال کیا, ابھی تک میرا خیال ان کی انسپیکشن بھی نہیں ہو سکی. تو اسی طرح کے بڑے ایسے آفیسرز ہیں جو کہ اس طرح چیزوں کو اوور لک کر جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں. تو جب تک میرٹ کے اوپر اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ہاسپٹلز کے اندر اگر تو کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے, یہ سم ٹائم جو ہے نا ان چیزوں کو جانے دیتے ہیں. تو اب یہ رپورٹ آئی ہے, اس کے اوپر چاہیے کہ اس کو واضح طور پہ اس پہ ایسے سٹیپس لیں جو کہ ہونے چاہیے. اگر انہوں نے جو ایس ایم یو نے رپورٹ نہیں بنائی تو ان سے بھی پھر پوچھ گچھ کریں. اس پہ اتنے سارے الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مطلب چلڈرن ہاسپٹل میں جنرل میں کہ ایک مریضہ اور ایک بچہ وہاں پہ چلڈرن میں کئی ماہ سے وہاں پہ ہیں, ان کے آپریشن نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, اکثر ہاسپٹلز میں ایسا ہے.
ऑपरेशन MRI के लिए इतनी हाँ उन्होंने वो महीनों उनको के दी हुई है, टाइम, महीनों का टाइम दिया हुआ है। तो हमें भी पता है कि अक्सर हमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ परेशान होता है वो हॉस्पिटल में अपने ऑपरेशन के लिए ही होता है। ऑपरेशंस के लिए देखें, वो हाँ। किसी की टांग टूटी होती है या किसी का ट्रॉमा का या किसी का ब्रेन का या किसी भी किस्म का जो ऑपरेशन होता है, वो जब तक वो कहते हैं जी सिफारिश नहीं होती या वो सम टाइम कोई इश्यूज़ रह जाते हैं तो उसकी वजह से या उनके टेस्ट बाहर से नहीं हो पाते, वो मसाइल आ जाती है, MRI नहीं हो पाती, तो इस वजह से प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही हैं, प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हेल्थ का देखा जाए। अब चले रिपोर्ट्स बन गई हैं, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स बना ली है इन्होंने, इंकशाफात भी हो गया, पता भी चल गया कहाँ कहाँ लूप होल मौजूद है। अब इसके बाद क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये पहली दफ़ा तो कोई रिपोर्ट्स नहीं बनी है, इससे पहले भी बनती होंगी, उस तब क्या कोई कार्रवाई होती होगी कि नहीं होती होगी जिसकी वजह से अब ये तब तक ये लिंगर ऑन था, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स कर्टेल ही नहीं हुई हैं। अच्छा जो मुझे समझ आती है ना वो सम टाइम इसमें जो जिन चीज़ों को बताया गया है ना वो समझते हैं कि शायद ये रूटीन है, मुझे जो ये लगता है जो एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है, मतलब ऑपरेशन तखीर का शिकार होना, वो कहते हैं जी इसमें सम टाइम कुछ ना कुछ मेडिकली अनफिटनेस हो सकती है या उसमें कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, और जो मशीनों का वो भी कहते हैं जी मशीन किसी भी टाइम ख़राब हो सकती है, मेडिसन ना मिलना, वो कहते हैं जी मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन हम कैसे जो है आउटडोर में पूरी कर सकें, वो हम कर ही नहीं सकते। सही है। तो हर चीज़ के ना कोई जवाब हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अब चूँकि हमारे पास पेशेंट का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। अब एक जगह पे रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स थे। अब चिल्ड्रन अस्पताल में, हाँ जी, अब जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें तो वो कहती है जनाब हम क्या करें, हम फिर जो कैपेसिटी फिल हो जाए तो हम पेशेंट को वापस भिजवा दें। वो कहते हैं इस पे हमें अप्रिशिएट करें कि हमने एक बेड पे किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया, हमने उस बेड पे 3 बच्चों का इलाज किया। जब हम ये खबर चलाते हैं कि एक बेड पे 3 है तो वो कहते हैं भाई आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने 3 बच्चों का इलाज कर दिया, हमने उनको वापस नहीं भिजवाया। अगर वापस भिजवा दे तो वो बच्चे का क्या बनना था, अगर वो प्राइवेट नहीं जा सकते तो सकत नहीं रखती। तो इस तरह के इश्यूज़ है। इसमें मुझे भी ये लगता है कि एक तो खींचना तो चाहिए, सही है, ठीक है, साथ साथ गवर्नमेंट को अपनी हमारी जो आवाम है इनको फिर वही आती है कि अवेयरनेस दे, बीमारियों से बचे, प्रिवेंशन से काम करे ताकि हॉस्पिटल्स में लोड कम हो। इसका हल आप जितनी मर्जी हम प्रिवेंशन है कर लें, 200 अरब भी मेडिसिन का दे दें, क्योंकि मेडिसिन की एक साम इतनी है वो कभी भी OPD में पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम आपको कहते रहते हैं कि जनाब अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत को प्रायोरिटी पर रखें ताकि ये जो हॉस्पिटल्स के चक्कर हैं, बीमारियों के चक्कर है, इनसे हम बच सकें। तो लाहौर के जो 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, किस तरह की सहूलियात मिल रही हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।